स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चामुंडा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवांशिकता। ये क्लास 10th का चैप्टर है। पहले आनुवांशिकता एवं जीव विकास था, जैव विकास को हटा करके अब आनुवांशिकता रख दिया। अपने 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है और बोर्ड के एग्जाम भी इस बार जल्दी होने वाले हैं। तो मैं इस चैप्टर को शॉर्ट टॉपिक्स के साथ एक एक टॉपिक को समझाऊंगा और इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन भी बताएंगे। तो अपन चलते हैं आनुवांशिकता। देखो, इस चैप्टर में अपने दो शब्द आएंगे, एक तो आनुवांशिकी और एक है वंशागति। आनुवांशिकी जो पूरा एक बहुत बड़ी शाखा है, इस शाखा की खोज की थी मेंडल ने। आनुवांशिकी की खोज किसने की? मेंडल ने। अब आनुवांशिकी की परिभाषा, तो आनुवांशिकी किसे कहते हैं? कोई भी सजीव है तो सजीव में उपस्थित लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन। जिस शाखा में करते हैं उसे आनुवांशिकी कहते हैं। यानी कि लक्षण जो भी कैरेक्टर्स है, जैसे अपन पढ़ेंगे मटर के पौधे में लंबे और बोने का लक्षण, और विभिन्नताएं जैसे माता पिता है, उनके जो पुत्र पुत्री होते हैं वो एक समान नहीं होते, शक्ल उनकी मिलती जुलती होती है लेकिन वो एक समान नहीं होते, तो इसे कहते हैं विभिन्नताएं। तो इनका सबका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे कहते हैं आनुवांशिकी, और इसकी खोज की थी मेंडल ने। अब आनुवांशिकी शब्द यानी जेनेटिक शब्द आया कहां से? तो एक वैज्ञानिक थे बेटसन। बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में यह शब्द दिया था। अब अपन चलते हैं वंशागति। देखो, वंशागति का अर्थ है जो जनक होते हैं, यानी कि जनक माता पिता। तो जनकों से संतति में क्या जाते हैं? लक्षण। तो लक्षणों का स्थानांतरण ही वंशागति कहलाता है। वंशागति कहते हैं। अब वही बात, जिस प्रकार जेनेटिक शब्द दिया था बेटसन ने 1905 में, तो वैसे ही वंशागति शब्द दिया था स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया था? 1863 में। तो ये हो गई अपनी नॉर्मल जानकारी। आनुवांशिकी क्या है, वंशागति क्या है। अब देखो, जो लक्षण है, तो लक्षण कोई भी हो सकते हैं। अब लक्षण जाते कैसे हैं? यानी अपने लक्षणों की बात कर रहे हैं, तो ये लक्षण किसमें पाए जाते हैं? जीन। अब जीन कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर। और गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? डीएनए पर। तो कुल मिला के सारा खेल किसका है? डीएनए का। तो डीएनए को ही हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने वाला। यानी आनुवांशिकी की इकाई या सूचनाओं का प्रवाह ये जीन के द्वारा होता है, और जीन का मुख्य किसका भाग है? डीएनए का। यानी जीन गुणसूत्र पाई जाती है। जैसे अपन देखें, ये गुणसूत्र है, तो यहां पर छोटी छोटी जीन पाई जाती है, इसे जीन के खंड पाए जाते हैं। एक अपने कैंसर की बीमारी पड़ते हैं, तो उस कैंसर में जो जीन के छोटे छोटे खंड होते हैं उन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीन के खंड होते हैं ये डीएनए में पाए जाते हैं। यानी डीएनए के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र के अंदर जीन उपस्थित होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीन किस पर उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र पर। और गुणसूत्र तो अभी तक मैंने देखा आनुवांशिकी और वंशागति की परिभाषाएं और उनकी खोज किसने की। अब अपन मेंडल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखो, मेंडल सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया, और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को, ये मृत्यु हुई थी। अब इन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने गार्डन पी
जिसे अपन कहते हैं उद्यान मटर। यानी उन्होंने उद्यान मटर पर प्रयोग किया, और कितने वर्षों तक प्रयोग किया ये पूछ ले तो 7 वर्षों तक इन्होंने प्रयोग किए। 7 वर्ष यानी 1856 से 1863 तक इन्होंने 7 वर्षों तक प्रयोग किया। अब 1865 में एक पुस्तक थी, या इनका शोध पत्र कैसे कहते हैं, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये एक इनका शोध पत्र था। इनमें इन्होंने ये जो प्रयोग किया था इसको प्रकाशित किया। और फिर 1866 में इनकी एक किताब आई थी, पादप संकरण पर प्रयोग। पादप संकरण पर प्रयोग। तो ये 2 किताबें थी, एक तो ये शोध पत्र और एक किताब है, इन्होंने इस प्रयोग किया था। अब उद्यान मटर, तो इनकी 2 चीजें अपने को देखनी है। एक तो जो मेंडल है, मेंडल को सफलता कैसे मिली। तो मेंडल को सफलता कैसे मिली, पहली चीज, यानी इसने क्या ऐसा किया जिसके कारण जो है मेंडल के प्रयोग इतने सफल हुए और आज हम उनको पढ़ पा रहे हैं। तो पहला, एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। सबसे इंपॉर्टेंट, एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया, ये इनकी विशेषता है। जैसे लक्षण है पौधे की ऊंचाई वाला, तो लंबा और बौना, तो पहले पौधे की ऊंचाई का अध्ययन किया, फिर उसके बाद बीज का आकार लिया या बीज का रंग लिया। दूसरा, पादप या पादपों में संकरण से प्राप्त आंकड़ों का, यानी जो भी आंकड़े प्राप्त किए उनका सांख्यिकीय विश्लेषण। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सांख्यिकीय विश्लेषण किया, इससे इसको पता चला भाई कितने आंकड़े लंबे प्राप्त हुए, कितने पौधे बोने प्राप्त हुए। तो सांख्यिकीय विश्लेषण तक अपन ने देखा कि मेंडल को सफलता कैसे मिली। उसके लिए अपन ने 2 पॉइंट देखे। अब अपन देखते हैं कि मेंडल ने, देखो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। ये भी एक समस्या वाला प्रश्न है, क्या नहीं उसने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था। तो इसके पहला इफेक्ट था 1 वर्षीय पौधा। पहला गुण क्या था, एनुअल प्लांट, यानी 1 वर्षीय पौधा था, तो इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कम समय में कर सकते थे। कई पीढ़ियों का अध्ययन कम समय में किया जा सकता था, पहली विशेषता। दूसरा, इसके जितने भी पुष्प थे, यानी पुष्प का मतलब है फूल, वो कैसे थे, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब है उनमें पुंकेसर भी उपस्थित थे और स्त्रीकेसर भी उपस्थित थे। तो द्विलिंगी होने के कारण इनमें स्वपरागण आसानी से करवाया जा सकता था, आसानी से करवाया जा सकता था। तथा द्विलिंगी होने के कारण शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता था, शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता था। तीसरा, विपुंसन, यानी विपुंसन विधि के द्वारा जो मटर के पौधे थे उनमें कृत्रिम परागण, कृत्रिम परपरागण ये भी पाया जा सकता था, इसलिए मटर के पौधे को चुना। और जो मेन लक्षण है वो अपने देखने वाले हैं, वो है 7 विपर्यासी लक्षण, यानी जो मटर के पादप होते हैं उस मटर के पादप में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए गए। विपर्यासी लक्षण का मतलब आप समझ सकते हो, विपरीत लक्षण।
तो अब अपन देखते हैं मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चुने थे उनको अपन एक एक को पढ़ते हैं। पहला, पौधे की ऊंचाई। पौधे की ऊंचाई में जो प्रभावी लक्षण था वो था लंबा और अप्रभावी लक्षण था बोना। अब ये प्रभावी और अप्रभावी क्या है इसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे परिभाषाएं देखेंगे, उसमें पूरे को सारी परिभाषा को देख लेंगे। जीन क्या होता है, प्रभावी अप्रभावी क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होते हैं। पौधे की ऊंचाई हो गया, इसके बाद अपन लेते हैं बीज। बीज का आकार, एक इसी के साथ बीज का रंग। देखो बीज का जो आकार था, मटर के बीज कैसे होते हैं, गोल, अब कुछ झुर्रीदार। फिर आता है बीज का रंग, तो बीज का रंग पीला और हरा। इसके बाद आता है अपने पुष्प। पुष्प का आकार और पुष्प का रंग। अब पुष्प का आकार या इसको अपन कह सकते हैं पुष्प की स्थिति, वो थी कक्षस्थ यानी कक्षीय और अग्रस्थ। अब आता है फली। ये मटर की जो फली होती है उसका आकार और फली का रंग। फली का जो आकार था वो थी फूली हुई और इधर थी सिकुड़ी हुई। और जो फली का रंग था वो था हरा और इधर था पीला। तो ये मटर के पौधे के कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जो अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेता है। पहला, जीन किसे कहते हैं। जो जीन है वो जीन वह कारक है जो एक लक्षण को नियंत्रित करती है, जो एक लक्षण को नियंत्रित करती है। जीन वह कारक है जो एक लक्षण को नियंत्रित करती है। जैसे लंबाई का लक्षण है, बोनेपन का लक्षण है, तो उनको कोई ना कोई जीन नियंत्रित कर रही है। अब ये जीन शब्द है, ये एक वैज्ञानिक थे जोहानसन। इसने जीन शब्द दिया था। अब दूसरा आता है युग्मक विकल्पी, यानी कि विकल्प। एक जीन है जो एक लक्षण को नियंत्रित कर रही है, तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विकल्पी होते हैं। दो विकल्पी होते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई, ये अपना एग्जाम्पल है। इसमें है लंबा और बोना, तो एक लक्षण है, इसको नियंत्रित करने वाले जीन के 2 युग्म भी लंबे और बोने, यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी। अब समयुग्मजी, जब एक ही लक्षण के एक लक्षण के 2 युग्मक विकल्पी समान हो तो क्या कहलाता है, समयुग्मजी। जैसे टी और टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये एग्जाम्पल, यानी ये लंबा और ये बोना। अब आता है विषमयुग्मजी, एक लक्षण के 2 विकल्पी समान है तो समयुग्मजी, और इधर एक लक्षण के 2 युग्मक विकल्पी असमान हो, कैपिटल टी स्मॉल टी एग्जाम्पल है, या कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी 2 विकल्पी असमान हो। ये मान लो लंबे वाला है तो बोने वाला भी साथ में ही है, इसे ही कहते हैं अपना संकर। इसके बाद आता है लक्षण प्रारूप।
तो लक्षण प्रारूप का मतलब है सजीव की वह रचना, सजीव की वह रचना या वह संरचना जो बाह्य रूप से दिखाई देती है, यानी जो बाह्य रूप से दिखाई दे। दिखाई देती है। जैसे माता पिता है, उसमें जो पिताजी लंबे थे तो अपने को संतति में भी यानी पुत्र में भी लंबाई का गुण दिखाई दे, तो वो हो गया लक्षण प्रारूप। अब जीन प्रारूप यानी कि सजीव में दिखाई देने वाली आनुवांशिकी संरचना, आनुवांशिकी संरचना यानी जीन की संरचना को देखना ही जीन प्रारूप, और बाह्य रूप से देखना वो लक्षण प्रारूप। अब प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण की परिभाषा क्या है? जो अपन पीढ़ी में लक्षण प्रकट होते हैं, अपन पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण अपन पीढ़ी में प्रकट नहीं होते वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब अपन पीढ़ी किसे कहते हैं? जब हम जनकों से संतति पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी के F1 पीढ़ी के स्वपरागण से प्राप्त संतति पीढ़ी क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक 2 नंबर में पूछ ली जाती है। अब अपन पढ़ेंगे एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो अब अपन परिभाषाओं के बाद अपन पढ़ने वाले हैं कुछ प्रयोग, जैसे एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और मानव में लिंग निर्धारण। इसके बाद अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है एकल संकर संकरण को चित्र के द्वारा समझाइए। तो अपन पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो एकल संकर संकरण है, एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना। एकल संकर संकरण कहलाता है। या दूसरी परिभाषा अगर आप लिखना चाहो तो एक ही लक्षण के दो विपर्यासी रूपों के बीच संकरण एकल संकर संकरण कहलाता है। या तो एक लक्षण लो, उसके 2 रूप है, उनके बीच संकरण करना, वो भी एकल संकर संकरण है। या एक ही लक्षण की पूरी वंशागति का अध्ययन करना, वो एकल संकर संकरण है। अब अपन यहां परिभाषा की एक ही लक्षण, तो अपन लेते हैं पौधे की ऊंचाई। ये अपन ने लक्षण ले लिया। 2 विपर्यासी रूप, एक ले लिया मैंने लंबा, एक ले लिया बोना। अब जैसा कि अपन देख चुके हैं, इनमें से एक होता है प्रभावी, एक होता है अप्रभावी, यानी डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट यानी अप्रभावी। अब कुछ सिंबल्स दिए गए थे, जैसे लंबे के लिए अपन ने टॉल कैपिटल टी, तो बोने के लिए स्मॉल टी कर दिया। ये होंगे जनक। अब जनक से अपन बनाएंगे युग्मक, इसको तोड़ेंगे कैपिटल टी, इसके भी युग्मक बनाएंगे स्मॉल टी।
अब जनक से युग्मक बन गए, अब युग्मक से संतति प्राप्त करेंगे। इसका संकरण करवाया इससे, तो ये अपने को कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका संकरण करवाया इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो अपने को प्राप्त हुए, ये सारे के सारे कैसे प्राप्त हुए? संकर लंबे, यानी कि विषम युग्मजी। इसी को अपन जैसे समझा था सम युग्मजी, विषम युग्मजी। तो ये सम युग्मजी है, तो विषम युग्मजी है। और ये कौन सी पीढ़ी आ गई? F1 पीढ़ी। तो अपन ने एक लक्षण लिया पौधे की ऊंचाई, उसके दो विपर्यासी रूप लिए लंबे और बौना, इनके मध्य संकरण करवाया। तो अभी को अपने को F1 पीढ़ी में सभी कैसे पौधे प्राप्त हुए? संकर लंबे पौधे। अब अपने को F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो अपन क्या करेंगे? ये जो संकर लंबे पौधे हैं इनको अपन वापस लेंगे। ये F1 पीढ़ी, या यहां लिखता हूं मैं ना, ये F1 पीढ़ी है, ये वापस जनक हो गए। अब जनक हो गए तो जनक से वापस क्या बढ़ेंगे? इधर भी है, क्योंकि अपन क्या करवाने इन दोनों के बीच? स्वपरागण। यानी कि जो अपने को प्राप्त हुआ उसका उसके साथ ही संकरण कराना, वो है स्वपरागण, यानी स्वयं के साथ संकरण करवाना, स्वपरागण। ये जनक है, इससे बढ़ाएंगे अपन वापस युग्मक, और युग्मक बढ़ाने के अपने को F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अपने को F2 पीढ़ी प्राप्त करनी, या इसको अपना संकरण करवा लेते हैं। इसका इसके साथ करवाया कैपिटल टी, कैपिटल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, बोने का लंबे के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये लास्ट वाला स्मॉल टी स्मॉल टी। अब अपने को ये प्राप्त हो गई F2 पीढ़ी। अब इसमें अपने को एक शुद्ध बोना भी प्राप्त हो गया। तो अब यहां पे अपन दो चीजें देखेंगे, एक तो लक्षण प्रारूप और एक जीन प्रारूप। ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बोना है, और ये संकर लंबे। तो वैसे ही अपने को यहां देखना है लक्षण प्रारूप में ऐसे लक्षण जो बाह्य रूप से देखे जाते हैं, यानी कितने लंबे हैं? ये लंबा, ये लंबे, ये लंबे, तो तीन तो क्या हो गए? लंबे, और एक क्या हो गया? शुद्ध बोना। तो अपना लक्षण प्रारूप कितना आया? 3:1, यानी फिनोटाइप। अब आता है जीनोटाइप, यानी जीन प्रारूप। अब कौन सा शुद्ध लंबा है, कौन सा संकर लंबे है, कौन सा शुद्ध बोना है, उसको अलग अलग करके देखना। तो देखो, ये एक शुद्ध लंबा, ये संकर लंबा, ये संकर लंबा, यानी दो कैसे हो गए? संकर लंबे, और एक कैसा हो गया? शुद्ध बोना। तो ये अपने को एक का संकर संकरण में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप प्राप्त हुआ। अब इसको अपन परिभाषा के रूप में लिखना चाहे तो फटाफट बता रहा हूं 2 मिनट में, कि मेंडल ने पौधे की ऊंचाई का लक्षण लिया, उसमें लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण करवाया, तो उसको F1 पीढ़ी में सभी पौधे संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों का वापस स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप 3:1 तथा जीन प्रारूप एक शुद्ध बोना, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ। यह अपना कंप्लीट होता है एक का संकर संकरण। तो अब अपन देखने वाले हैं एक का संकर संकरण पर आधारित 2 नियम है जो मेंडल ने दिए थे। पहला, प्रभाविता का नियम। दूसरा है विसंयोजन का नियम। या इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। या पृथक्करण का नियम। अब देखो, प्रभाविता का नियम जो भी अपन ने पढ़ा है एक संकर संकरण, उससे संबंधित है। अभी अपन ने क्या देखा? इस नियम के अनुसार मटर के पौधे के लंबे एवं बौने पौधे को संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में
सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे अपने को? संकर लंबे। संकर लंबे प्राप्त हुए, कोई भी बौना पौधा नहीं था। तो इसे ही अपन कौन सा नियम कहते हैं? प्रभाविता का नियम। अब दूसरा आता है अपने विसंयोजन का नियम। देखो यहां तक अपन पीढ़ी की बात होगी कि अपन पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त हुए, कोई बौना पौधा प्राप्त नहीं हुआ, यानी लंबेपन का जो गुण था वो प्रभावित था, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कर दिया। अब आता है विसंयोजन का नियम। इसका मतलब क्या है? जो अपन पीढ़ी से प्राप्त संकर लंबे पौधों का स्वपरागण करवाने पर जो लंबे और बोने का जो युग्मक था, करवाने पर युग्मक स्वतंत्र रूप से पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, या युग्मक शुद्ध रूप से अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, या युग्मक शुद्ध रूप से अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। जैसे अभी अपन ने देखा ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका अपन ने स्वपरागण कराया तो सारे के सारे जो पौधे थे जैसे युग्मक बनाए। अब अपन ने संकरण करवाने पर एक अपने को शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हुआ था, 1:2:1। तो देखो ये शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबे और शुद्ध बोना है, तो सभी युग्मक अलग अलग चले गए। यहाँ पे मिश्रित प्राप्त हुए थे यानी विषम युग्मक थे, और ये सम युग्मक भी बन गए, कुछ संकर भी बन गए और कुछ शुद्ध बोने भी बन गए। तो इस प्रकार इसे कहते हैं विसंयोजन का नियम और यह प्रभाविता का नियम। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि अपन ने एकल संकर संकरण में परिभाषा देखी थी, एक ही लक्षण के 2 विपरीत रूपों के बीच संकरण एकल संकर संकरण कहलाता है। वैसे ही सेम परिभाषा है, ज्यादा अंतर अपने को करना नहीं है। या तो ऐसे लिख दो, 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण। या तो ये लिख दो, ये भी सही है, या 2 जोड़ी लक्षणों के 2 विपर्यासी रूपों के बीच संकरण क्या कहलाता है? द्विसंकर संकरण। ये भी सही है और ये भी सही है। अब अपन दूसरी वाली परिभाषा देखते हैं, 2 जोड़ी लक्षण। तो अपन ने लिया, एक तो लिया बीज का आकार, और एक लिया बीज का रंग। दोनों ही बीज के लक्षण ले लिए। बीज के आकार में था गोल और झुर्रीदार, और जो बीज का रंग है वो कैसा था? पीला और हरा। अब अपन ये जो प्रभावित है, सारणी में अपन ने देखा ये प्रभावित है और ये अप्रभावी। तो अभी अपन 2 लक्षण ले रहे हैं, 2 लक्षणों के 2 विपरीत रूप, यानी कि गोल और पीले और झुर्रीदार हरे। प्रभावी को एक साइड कर देंगे, अप्रभावी को एक तरफ रख करके अपन संकरण करवाते हैं। जैसे जनक बना लेते हैं, गोल पीला, ये प्रभावी एक तरफ कर दिए मैंने, और ये झुर्रीदार हरा। अब गोल पीला है तो गोल को अपन कहते हैं राउंड, तो RR येलो यानी पीला। जब इधर बड़े सिंबल लिए हैं यानी बड़े प्रतीक लिए हैं तो छोटे ले लेते हैं, स्मॉल YY स्मॉल r। अब अपन वही जनक है तो जनक से सबसे पहले युग्मक बनाओ। देखो वहां पे थे कैपिटल T स्मॉल t, इसलिए अपने एक युग्मक बने थे।
अब यहाँ पे 4 है तो यानी 2 2 के जोड़े बनेंगे। कैसे? एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये अपने एक सूत्र है 2n। अगर अपन एक जोड़ा देखते हैं यानी कि 2 युग्मक विकल्पी बनेंगे इसके। अगर 2 की घात 2 है यानी कि 4, तो ऐसे एक सूत्र काम करता है। तो भी अपन देखते हैं ये 2 बना दिए अपन ने, इधर भी 2 बना दिए। अब इनके मध्य संकरण करवाते हैं। ये युग्मक अपन एफ प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैपिटल आर फिर इसका छोटा भाई स्मॉल आर, फिर ये कैपिटल वाई फिर इसका छोटा भाई स्मॉल वाई, इसका भी इसे संकलन कराया। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां तक अपन देख लेते हैं। और ये कौन सी पीडी प्राप्त हो गई अपने को? F1 पीडी। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अपन इनको लेंगे, उसके 4 युग्मक बनाएंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके 4 युग्मक बनाते हैं अपन। ये जो कैपिटल आर है कैपिटल वाई के साथ, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन चारों युग्मक से आपस में संकरण करवा कर अपन एक F2 पीडी प्राप्त करेंगे। तो अब अपन सारणी बनाते हैं, बहुत बड़ी सारणी है, समझोगे तो पूरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो अपन 4 युग्मक बने। अब 4 युग्मकों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक कॉलम में, इधर लिख दिया है दूसरे कॉलम में। अब मैं आपस में इनका संकरण करवाऊंगा। तो देखो पहला वाला जो कॉलम है ये कैपिटल आर ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई ये कैपिटल वाई। तो देखो जो प्रभाव होता है उसको गोल पीला, फिर ये कैपिटल आर ये कैपिटल आर ये कैपिटल वाई ये स्मॉल वाई, अपने को दूसरा भी गोल पीला प्राप्त हुआ। फिर तीसरे में देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई गोल पीला। फिर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल पीला। दूसरे बड़े कॉलम में जाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल पीला, कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल हरा। फिर देखो कैपिटल आर फिर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई गोल पीला। फिर इधर देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल हरा। तीसरे में देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला, कैपिटल आर स्मॉल वाई गोल पीला, स्मॉल आर कैपिटल वाई झुर्रीदार और ये पीला। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई झुर्रीदार पीला, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला, कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी गोल हरा, स्मॉल आर कैपिटल वाई झुर्रीदार पीला, स्मॉल वाई झुर्रीदार हरा। अब ये अपन ने सारणी बना ली। अब अपन इसका लक्षण प्रारूप देख लेते हैं और एक जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में मैंने पहले ही कहा है सिंपल देखना है, कितने गोल पीले हैं, कितने झुर्रीदार पीले हैं, कितने गोल हरे हैं और कितने झुर्रीदार हरे। ये सब अपन ने देखा तो अपन को 9331 ये संख्या याद रख लेना। 9331 यानी 9:3:3:3:1। 9 तो कैसे हैं? गोल पीले। 3 कैसे हैं? झुर्रीदार पीले। इसके बाद 3 कैसे हैं? झुर्रीदार हरे। और जो एक बचा है ये 3 जो है ये है गोल हरे। और जो एक बचा था ये एक है झुर्रीदार हरा। ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, ध्यान रखना। ये एक ही था ये स्पेशल कैरेक्टर झुर्रीदार हरा। बाकी देखो ये झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार पीला, ये पीला, ये पीला, ये झुर्रीदार पीला। तो 3 झुर्रीदार पीले, 3 गोल हरे, ये रहा ग्रीन और एक और ग्रीन ये रहा। तो 3 ग्रीन, 3 झुर्रीदार पीले और एक ये रहा झुर्रीदार हरा। अब अपने को जीन प्रारूप निकालना है। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसे याद रखना है। 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1 बीच में अनुपात लगा दो तो ये अपना जीन प्रारूप हो गया।
अब ये अपने एक का संकर संकरण कंप्लीट हो गया, द्विसंकर संकरण भी कंप्लीट हो गया। इसका एक छोटा सा नियम है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। स्वतंत्र अपयूहन का नियम। देखो, अपन ने द्विसंकर संकरण की परिभाषा में देखा कि दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना। तो इसी प्रकार दो लक्षणों के दो विपर्यासी रूपों के रूपों में उपस्थित युग्मक विकल्पी एक दूसरे के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी कि दोनों लक्षणों के जो दो विपर्यासी रूप है, इसमें उपस्थित युग्मक विकल्पी एक दूसरे के लिए स्वतंत्र है। यानी ये पृथक पृथक रूप से युग्मक अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। यानी कि पृथक पृथक रूप से अगली संतति में या अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं। इसे अपन कहते हैं स्वतंत्र अपयूहन का नियम। यानी स्वतंत्र रूप से अपयूहन होना, यानी कि स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्ति को दर्शाना। जैसे गोल पीला है, अब इसमें कुछ मिक्स वाले हैं, फिर भी गोल वाला अलग जाता है, पीला वाला अलग जाता है, झुर्रीदार वाला अलग जाता है, झुर्रीदार हरे वाला तो हरे वाला अलग जाएगा। तो सभी जो युग्मक है वो अलग अलग पृथक रूप से अपने व्यक्ति को दर्शाते हैं। अब इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसके बाद अपनी आनुवंशिकता वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिंग निर्धारण, इसके पहले अपने एक छोटे छोटे उदाहरण दे रखे हैं। जैसे मुर्गी होती है या घोंगे का उदाहरण दे रखा है, सरीसृप का उदाहरण दे रखा है। तो सरीसृप यानी कि जितने भी सांप आते हैं, और घोंगा और वो मुर्गी है, इनमें क्या होता है, जो अंडे होते हैं वो ऊष्मायन पद्धति द्वारा नई पीढ़ी का या अपने नए समान जीवों का निर्माण करते हैं। तो ऊष्मायन का मतलब उनको ऊष्मा देते हैं, और जो अंडे हैं वो उसी चूजे का निर्माण होता है। तो अब अपन देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो अपने में होता है गुणसूत्रों के द्वारा। अब गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 22 जोड़ी होते हैं अलिंग गुणसूत्र, और जो 23वां जोड़ी है वो होता है लिंग गुणसूत्र। जो 22 जोड़ी है ये मादा में तो समान ही होते हैं, एक्स एक्स, जबकि पुरुष में ये होते हैं एक्स और वाई। तो यानी कि पुत्र या पुत्री का जन्म का होना ये किसके द्वारा डिसाइड होता है, पुरुष के द्वारा, यानी पिता के द्वारा। अभी अपन ने देखा, तो अगर पूछ ले कितने जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी, और कुल कितने हैं, अगर ऐसे पूछे तो कुल पूछे तो कितने हैं, 46 गुणसूत्र। ये ध्यान रखना, कुल 46 गुणसूत्र रहते हैं, जोड़ों के रूप में तो 23 जोड़ी, 22 जोड़ी है, ये एक समान है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अलिंग गुणसूत्र। और 23वां जो जोड़ा है वो एक लिंग गुणसूत्र है, जो निर्धारण करेगा कि पुत्र का निर्माण होगा या पुत्री का निर्माण होगा। अब अपन इसको सारणी के द्वारा समझ लेते हैं, यानी चित्र की डायग्राम की सहायता से। जैसे ये पुरुष एक्स और वाई, इधर अपन मादा एक्स एक्स, ये हो गए जनक। जैसे अपन ने एक का संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, और अब इसमें देख रहे हैं सेम है। जनक से क्या बढ़ते हैं हमेशा, युग्मक, और युग्मक से पीढ़ी। तो अपन ने युग्मक बनाए एक्स और वाई, इधर बनाए एक्स एक्स, ये मादा में। अब पीढ़ी, संतति पीढ़ी। उससे पहले एक बार देखो, अगर पुरुष का अक्ष गुणसूत्र महिला के अक्ष गुणसूत्र से निश्चित हो जाता है, पुरुष का अक्ष गुणसूत्र
महिला के यानी मादा के X गुणसूत्र से जाकर मिल जाता है तो किसका निर्माण होगा, किसका जन्म होगा, पुत्री का जन्म होगा। अगर पुरुष का Y गुणसूत्र जो अपेक्षाकृत छोटा होता है, जो X गुणसूत्र होता है वो बड़ा और Y गुणसूत्र X गुणसूत्र की अपेक्षाकृत छोटा होता है, तो अगर पुरुष का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है तो पुत्र का निर्माण होता है या पुत्र का जन्म होता है, ये कह सकते हैं अपन। तो देखो अगर अपन अनुपात के रूप में देखें तो कितना आया, 1:1 या 50-50%। यानी कि मनुष्य में संतति का जो निर्धारण है, यानी पुत्र होगा या पुत्री होगा, ये संभावना रहती है 50-50%, यानी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। ये किस पर निर्भर करता है, ये पूछ लिया था एक बार बोर्ड में कि मनुष्य में पुत्र या पुत्री का जन्म होना माता पर निर्भर करता है या पिता पर या दोनों पर। ऐसा अब शब्द में एक क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ पिता पर निर्भर करता है, यानी पिता का X गुणसूत्र अगर मादा के X गुण के साथ मिल जाता है तो पुत्री का जन्म होगा, और पिता का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो पुत्र का जन्म होगा। तो ये इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर आनुवंशिकता ये खत्म होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।